हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। इस चैप्टर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ाया जाए क्योंकि काफ़ी लोगों को ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। लाइन बाय लाइन जो भी लोगों को मुश्किल आ रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, वो सारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होंगी होपफुली। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। नंबर वन, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक रिवीजन सीरीज़ के बारे में बात की थी, तो वो जो रिवीजन सीरीज़ है इट इज़ स्टार्टिंग वेरी वेरी सून। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कब स्टार्ट हो रही है वो रिवीजन सीरीज़। सो या वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है रिवीजन सीरीज़। पहला सब्जेक्ट जो मैंने उसमें चूज़ किया है दैट इज़ केमिस्ट्री, और बाकी केमिस्ट्री का मैं वाटर चैप्टर सबसे पहले रिवाइज करवाने वाली हूँ विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। बाकी आप लोगों को जो भी चैप्टर चाहिए हो रिवीजन सीरीज़ का, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर ये ज़रूर से लिखिएगा रिवीजन सीरीज़ और फिर चैप्टर का नाम, ठीक है। वन थिंग मोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस वीडियो का, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सोच कर लगता है, जैसे यहाँ पे इमेजेस लगाई हैं मैंने, ये खाना पीना की, जैसे क्या आप डाइट ले रहे हो, बैलेंस्ड फूड खा रहे हो, बैलेंस डाइट खा रहे हो नहीं, वो चीज़ सारी आती है जैसे हम दिमाग में आती हैं जब हम न्यूट्रिशन शब्द सुनते हैं, बट ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीते जागते व्यक्ति हैं, लोग हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं एंड एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये खाना जो ऑब्टेन करते हैं और फिर फूड को यूज़ भी करते हैं, ऑब्टेन मतलब पहले खाने को खाया, उसके बाद खाने को यूज़ भी किया टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसे मत देखो, स्टोरी के फॉर्म में समझो। जब हम खाना खाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल को खाते हैं, ठीक है। अब जो खाना हम खा रहे होते हैं वो एज इट इज़ तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अब देखो, ये वही बात हो गई है जैसे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर में हम ABCD अभी टाइप कर देते हैं, ठीक है, बट जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है वो स्टोर कैसे होता है? 0 1 यानी बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में, राइट। सेम तरीका यहाँ पे हो रहा है। आप खाना खा रहे हो बट वो लार्ज कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए वो ना ही वो डाइजेस्ट कर सकती है बॉडी और ना ही वो उसे यूज़ कर सकती है। मुझे यूज़ से आप लोग समझ लोगे कि हमें खाने को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। लेट मी टेल यू, वैसे आप सबको पता है, लेट मी रिमाइंड यू कि हम खाना क्यों खाते हैं। एनर्जी चाहिए होती है, तो खाना खाने के बाद एनर्जी कैसे आ जाती है? वो एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं फूड को यूज़ करना, और एग्जैक्टली वो प्रोसेस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने खाना खाया, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है फूड के तौर पे उसको खाया आपने, ठीक है, बॉडी के अंदर गया वो। अब जो ये खाना था ना, ये एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं हो सकता है बाय दी बॉडी, इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। सिंपलर सब्सटेंसिव, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। क्या खाया था हमने? लार्ज कॉम्प्लेक्स मटेरियल, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये काम बॉडी करती है। अब सिंपलर फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि जो बॉडी है उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाए और फिर एनर्जी रिलीज कर पाए, ठीक। दिस टास्क जो ईजिली अब्जॉर्प्शन का जो ये ब्रेक डाउन का काम है ना, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, और एब्जॉर्प्शन भी उसी के एक सॉर्ट ऑफ कैटेगरी में आती है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमंस में, उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्राइजेस ऑफ 5 स्टेजेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इन्हीं 5 स्टेप्स के बारे में हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब इंजेशन जो है ये फर्स्ट स्टेज होता है न्यूट्रिशन का, और इजेशन जो है ये लास्ट स्टेज होता है न्यूट्रिशन का। पहले इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, देन एसिमिलेशन हुआ, फिर एट द एंड इजेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, लेट्स फाइंड आउट। ये सारे जो क्या होते हैं,
अब देखो इंजेक्शन वो प्रोसेस है वो ये देखो सबसे पहले तो इंजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज इट विद इंजेक्शन। इंजेक्शन अलग है, इंजेक्शन अलग है, स्पेलिंग का ध्यान रखना। इंजेक्शन जो है न्यूट्रिशन का पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, और इस स्टेज में फूड जो है उसको माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, टेकन इन थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर किया जाता है। फिर डाइजेशन वो स्टेज है, सेकेंड स्टेज है न्यूट्रिशन का, और इसमें क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड माउथ के थ्रू अभी खाया था, बॉडी के अंदर डाला गया था, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, और जो ये कन्वर्जन का प्रोसेस है ये डाइजेशन होता है। देखो जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया गया था, कॉम्प्लेक्स फूड जो कि माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर डाला गया था, उसको कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट होता है वो सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, अभी सिर्फ इतना समझो, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जैक्टली क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंजाइम्स, अब जो ये एंजाइम्स होते हैं इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कन्वर्जन में। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। डाइजेशन वो स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो कि माउथ के अंदर थ्रू बॉडी में डाला गया था, बॉडी के अंदर लिया गया था, फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, इसको कहते हैं हम डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन थर्ड स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें डाइजेस्टेड फूड वो फूड यानी कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम तो हम कहते हैं कि खाना डाइजेस्ट हो गया। अब जो ये सिंपलर फॉर्म है इसको कहते हैं डाइजेस्टेड फूड। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये अब्जॉर्ब करा जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम में, यानी जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन तक पहुंचा दिया जाता है। अब जो ये अब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है, अभी देखो जैसे जैसे स्टेज पूरा होता है, देखो जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो वो बन गया डाइजेस्टेड फूड, ठीक। अब वही खाना जब ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाता है यानी सेल्स तक पहुंच जाता है उसे कह देते हैं हम एब्जॉर्ब्ड फूड। अब एसिमिलेशन वो स्टेज है, देखो एक तो सेकेंड लास्ट स्टेज है, तीसरा स्टेज होता है ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है जो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है वो बॉडी यूटिलाइज करती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब सेल्स तक पहुंच गया। अब या तो इस खाने को यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या फिर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। जो अब्जॉर्ब्ड फूड है उसका सिर्फ दो काम हो सकता है, अब्जॉर्ब फूड है या जो है उसको या तो यूटिलाइज कर दो टू प्रोवाइड एनर्जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था खाना हम क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, पर सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं खाते हैं, वो थोड़ा एक बड़ा कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया। अब यहाँ पे समझो, हम खाना खाते हैं दो रीज़न के लिए, एक तो एनर्जी पाने के लिए और दूसरा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यू की ग्रोथ या कोई अगर टिश्यू, देखो जब हमें कोई चोट आती है ना तो वो कभी कभी टिश्यू तक, कभी कभी तो स्किन तक होती है, कभी कभी टिश्यूज़ भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, स्किन जो है वो भी एक टिश्यू होता है, ठीक है। एक्चुअली ऑर्गन कहते हैं पर ऑर्गन भी वो सारा आपने पढ़ा है, सेल, ऑर्गन सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, वो सारा मत जाओ, इतना समझो जब हमें चोट लगती है तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होते हैं, उनको डैमेज, हाँ डैमेज ही सही वर्ड है, ग्रोथ एंड रिपेयर, जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होते हैं। अब उन टिश्यूज़ को रिपेयर भी तो करना है, वैसा तो नहीं है वो ख़राब मशीन के पार्ट की तरह पड़े हुए, नहीं ना, उनको ठीक करना होता है। तो उसके लिए जो फूड है उसको खाया जाता है और वो ये काम करता है। देखो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो दो काम कर सकता है, या तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा या फिर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ, ग्रोथ और लिख सकते हो बट आई गेस जो ज़्यादा सही चीज़ है वो होगा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए यूज़ होता है, यूटिलाइज किया जाता है जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, ठीक है। अब इसी एब्जॉर्ब्ड फूड का छोटा सा जो पार्ट है वो फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख लिया जाता है। इजेशन जो है ये लास्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड इनसॉल्यूबल पार्ट होता है, यानी खाने का वो हिस्सा जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया और इनसॉल्यूबल था यानी डिज़ोल्व नहीं हो पाया,
उसको फीसिस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है वो, और इस स्टेज को कहते हैं हम इजेशन। ठीक है, अब बेसिक आइडिया हर एक के बारे में मैंने बता दिया आपको। लेट मी जस्ट मेक योर रिवाइज। यहाँ पे इंजेशन जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन है। ये वो स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फूड जो है, खाने को बॉडी के अंदर लिया जाता है। फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड लिया गया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है। इसके बाद जो खाना है वो कहलाता है डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाता है। ब्लड स्ट्रीम को आप यूँ समझो, ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, एसिमिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें फूड को यूटिलाइज किया जाता है। जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज किया जाता है, या तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या फिर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए। एक और चीज़ है जो अब्जॉर्ब फूड है, एक तो उसका एनर्जी प्रोवाइड करने का काम हो गया, दूसरा उसका काम हो गया अबाउट रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तीसरा काम वो उसी वक्त नहीं करता, लेकिन जो पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड है उसको स्टोर कर लिया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी फ्यूचर में कभी आपका कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसका तुरंत से रिपेयर हो पाए, या फिर आपको भूख लग रही है और एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उस चीज़ के लिए। तो पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड रख लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इजेशन वो स्टेज इसमें जो इनसॉल्यूबल फूड है, जो अनडाइजेस्ट फूड, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया और साथ ही साथ वो सॉल्यूबल नहीं था, इनसॉल्यूबल था, डिजॉल्व नहीं हो पाया, और उसको इन द फॉर्म ऑफ फीसेस वो रिलीज हो जाता है, और इस स्टेज को कहते हैं हम इजेशन। इजेशन लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का अलग होता है और अलग अलग एनिमल्स का भी डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले इस चैप्टर में अबाउट द ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या क्या करता है। न्यूट्रिशन के जितने भी 5 स्टेज होते हैं न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक, इन 5 स्टेजेस का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो कौन परफॉर्म करता है? हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी कौन सा प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड या स्टेज, दिस इज इंजेशन। इसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारे जो 5 काम है कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमंस का है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, स्पेलिंग मत गलत करना, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और साथ में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? विल स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, देखो एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसकी फोटो देखो, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। अभी डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। पहले इधर से देखो, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से एनस तक रन करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है मैं साथ ही साथ आपको इमेज में दिखाती रह रही हूँ, तो अब इमेज पे ध्यान देना। कंसिस्ट ऑफ माउथ, इमेज में माउथ कहाँ है? दिस इज द माउथ। ये वही इमेज है जो आपकी बुक में भी दी गई है। नेक्स्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ पे है? फेरिंग्स इसमें दिखाया नहीं गया है, बट गिव मी अ मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ फेरिंग। ये माउथ है, इस एरिया पे माउथ आ गया। देन ये वाला जो वाला हिस्सा है, दिस इज द फेरिंग्स। यस, तो मैंने आपको फेरिंग्स दिखा दिया। फेरिंग्स समझो इस एरिया में। ठीक है, एग्जैक्टली मत जाना, एग्जैक्ट मैंने आपको उधर पे दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम, ईसोफेगस के बारे में आप आगे पढ़ोगे। स्टिल मैं आपको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। ईसोफेगस को बहुत सारे नाम होते हैं। ईसोफेगस आपने ज़िंदगी में आई गेस शायद कभी फूड पाइप सुना हो। फूड पाइप ईसोफेगस होता है। गलेट एक वर्ड होता है जो यूज़ होता है फॉर ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस के बहुत सारे नाम आपकी बुक में भी दिए गए हैं और डेली लाइफ में भी चल रहे होते हैं। ईसोफेगस ये हो गया। देन वी हैव द स्टमक। स्टमक ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ये डुओडेनम, जेजुनम, इलियम।
दिस इज डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक, ये तीनों जो हैं ये मिलके बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये पूरा अभी मैं जो ब्लैक से करने रही हूँ, देखो, ऑल ऑफ दिस कंप्राइजेज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही एक पार्ट आता है, ये रेक्टम जो है, इसी का पार्ट है ये रेक्टम, ये एरिया है, और एनस इज दिस। ठीक है, आगे वी विल टॉक अबाउट नाउ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसके एसोसिएटेड हैं एलिमेंट्री कैनाल से, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स देखो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं। सेकेंड वी हैव द लिवर, ये देखो ये लिवर है, यहाँ पे स्टमक है, ये लिवर है, ये वाला जो एरिया है ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या होता है अभी सिर्फ देख लो, मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे अबाउट द लिवर, तो मैं बताऊंगी गॉल ब्लैडर का क्या यूज़ होता है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है। स्टमक के इस तरफ पे लिवर है, देन यू हैव द गॉल ब्लैडर, देन यहाँ पे आता है ये वाला एरिया जो ग्रीनिश एरिया है, ये पैनक्रियाज है। अब हम डेप्थ में बात करेंगे अबाउट दी एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ इसका पहला हिस्सा है। माउथ वो हिस्सा है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शुरुआत होती है उसकी। फूड इंजेस्ट किया जाता है माउथ के थ्रू, यानी माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, और जो ये माउथ है ये ओपन करता है एक स्मॉल चेम्बर में जिसका नाम होता है माउथ कैविटी और बकल कैविटी। ठीक है, माउथ जो है वो खुलता है किसके अंदर? एक स्मॉल चेम्बर के अंदर, जिसको कहते हैं माउथ कैविटी और बकल कैविटी। इसका मेन फंक्शन होता है, देखो ये बात ध्यान रखना है, इसका मेन फंक्शन इज टू रिसीव फूड एंड स्टार्ट डाइजेशन। खाने को रिसीव करके डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मुझे कहना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टीथ। टीथ जो हैं ये मैकेनिकल डाइजेशन में, यानी मैकेनिकली, देखो एक प्रोसेस होता है केमिकली वो प्रोसेस होता है। देखो अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो आई एम बेसिकली रेफरिंग टू जो बॉडी कर रही हो। ठीक है, मतलब कहना चाहिए जैसे टीथ है वो फूड को च्यू कर रहे हैं, तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। लेकिन जब एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं खाने पे, उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, टीथ जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखो, ह्यूमंस जो है उनकी जिंदगी में 2 सेट ऑफ टीथ ही आते हैं। पहला सेट ऑफ टीथ जिनका नाम होता है मिल्क टीथ, नॉर्मली 6 से 7 महीने की उम्र में ये दिखते हैं, अपीयर कर जाते हैं। मिल्क टीथ को टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। ये टोटल 20 होते हैं नंबर में, और लास्ट कब तक करते हैं? 6 से 12 साल की उम्र में तक ये रहते हैं। उसके बाद इनको रिप्लेस कर देता है न्यू सेट ऑफ टीथ, जो कि सारी जिंदगी रहते हैं अगर टूट नहीं जाता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सम इंसिडेंट, तो ये सारी ज़िंदगी तक रहते हैं। लेकिन अगर आपका कोई परमानेंट टीथ टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। अब मैं टाइप्स ऑफ टीथ की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आते हैं इंसिजर्स। पहले मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, दैट विल बी बेटर। ये इंसिजर्स हैं, देखो अगर इसका शेप ध्यान से देखो तो ऐसा है, स्क्वायर टाइप। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर सा होता है, मीन ट्रायंगुलर शेप एग्जैक्टली इसको नहीं कहते, बट आई फाइंड इट ईजी टू लर्न इट सेइंग ट्रायंगुलर, तो मैं कि ऐसे शेप आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ठीक है, प्रीमोलर देखो ऐसा होता है, 3 आगे, लेकिन और इसके नीचे में सिर्फ 2 होते हैं। यहाँ पे नीचे वाला जो था वो सिंगल थे। अब जब मैं मोलर की बात करती हूँ तो मोलर नीचे से 3 होता है और ऊपर से काफ़ी ब्रॉड होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें अबाउट द फंक्शन, तो इंसिजर्स का फंक्शन होता है बाइटिंग एंड कटिंग। ठीक है, हर एक जॉ में, यानी जिसको दाढ़ कहते हैं एक्चुअली हिंदी में, जो एक जॉ होती है, एक अपर जॉ होती है, एक लोअर जॉ होती है। जो अपर वाली जॉ होती है, लेट मी सी इफ आई हैव द पिक्चर। हाँ देखो, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। अपर जॉ में 4 होते हैं इंसिजर्स। कहाँ पे देखो, 1 2 3 4 है ना, 4 इंसिजर्स हैं। और
जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 4 × 2 = 8, टोटल 8 होते हैं दोनों जॉज में। केनाइंस की बात करूं तो इनका फंक्शन होता है टीयरिंग, ठीक है, 2 होते हैं हर एक जॉ में, यानी टोटल 4 होते हैं। प्री मोलर्स की बात करें तो इनका फंक्शन क्रशिंग ग्राइंडिंग होता है, मोलर्स का भी फंक्शन क्रशिंग ग्राइंडिंग होता है। प्री मोलर्स एक जॉ में 4 होते हैं, यानी टोटल 8 हो गए, और जो मोलर्स होते हैं वो एक जॉ में 6 होते हैं, यानी टोटल हो गए 12। इमेजेस मैंने आपको दिखा दिए, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास ऐसा बताने वाला नहीं है। देखो एक केनाइन इधर हो गया, एक केनाइन इधर हो गया। सारे के सारे जो दांत होते हैं वो सेम शेप या साइज के नहीं होते, ये तो मैंने आपको उधर दिखाई दिया, कुछ ब्रॉड होते हैं, कुछ नैरो होते हैं, कुछ शार्प और कुछ फ्लैट। ह्यूमंस जो है उनके 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जब आप बच्चे थे, ठीक है, तब आपके 20 टेम्पररी टीथ रहे होंगे। टेम्पररी टीथ हमेशा 20 होते हैं नंबर में, ठीक है। कौन कौन से? 8 इंसिजर्स, 4 केनाइंस, 8 प्रीमोलर्स। एज अ चाइल्ड आपको कितने होते हैं? 8 इंसिजर्स, 4 केनाइंस एंड 8 प्रीमोलर्स। ये दोनों जॉस का मिलाकर है, ठीक है। जो मोलर्स होते हैं ये बाद में परमानेंट टीथ बनकर लाइफ में आपके जो परमानेंट टीथ के नाम पे आते हैं जिंदगी में लेटर इन लाइफ, वो होते हैं मोलर्स, ठीक है। अगर आप इस वक्त पे अपने टीथ काउंट करोगे तो आप ये पाओगे कि आपके लगभग अबाउट 28 टीथ होंगे। इसमें 8 इंसिजर्स, 4 केनाइन, 8 प्रीमोलर्स और 8 मोलर्स, यानी सारे 8 हैं। इंसिजर, प्रीमोलर, मोलर 8 हैं और 4 केनाइंस है, ठीक है। इस तरह से आप एक्सेप्शन करके याद कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बाय द वे, ठीक है, कि कितना कौन से दांत हैं। अदर हैंड हमारे जो पेरेंट्स हैं और बाकी जितने भी एडल्ट्स होते हैं उनके 32 टीथ होते हैं, जिसमें से 8 इंसिजर्स होते हैं, 4 केनाइंस, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स होते हैं, ठीक है। लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड इन ईच जॉ, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आजकल जो नया पैटर्न ऑफ आया है एग्जामिनेशन इन मोस्ट स्कूल्स, उसमें जो मैंने देखा है उसमें मैंने ये देखा है जो भी साइड बॉक्सेस होते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये एक साइड बॉक्स था, सो हेयर यू गो। लास्ट मोलर, हर एक जॉ में हर एक साइड का लास्ट मोलर जो है उसको विजडम टूथ कहा जाता है, क्योंकि वो देर से आता है, जनरली बिटवीन 17 से 20 साल के उम्र में, जब ह्यूमन बॉडी, और ये वो एज होता है जब ह्यूमन बॉडी मैच्योरिटी रीच कर जाती है, मतलब ह्यूमन बॉडी मैच्योर हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ये टीथ हो सकता है ना आए, मे नॉट अपीयर एट ऑल। दिस डज नॉट मीन दे हैव नो विजडम। अगर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर विजडम ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीथ, हर टाइप के टीथ का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, ठीक है। हर एक टूथ जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्राउन एंड रूट, जिसको सेपरेट करता है थिन नैरो नेक। क्राउन, रूट सेपरेटेड बाय अ थिन नैरो नेक। अब देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो गया क्राउन, ठीक, नीचे वाला पार्ट हो गया रूट। अब कौन सा पार्ट बचा? ये वाला, ये थिन नैरो नेक, ये है, ठीक है। क्राउन जो है ये अपर विजिबल पार्ट है। अब जब आप व्हेन यू ओपन योर माउथ, या कोई भी इंसान अपना माउथ खोलता है तो हमें क्या दिखता है? हमें ये दिखता है क्राउन, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होता है, इसको कहते हैं क्राउन। इट इज़ द अपर विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। ये बात क्लियर हो गई। रूट जो है ये लोअर पार्ट होता है जो कि जॉ बोन की कप लाइक सॉकेट की तरह एम्बेडेड होता है। देखो कप लाइक सॉकेट की तरह एम्बेडेड है, ठीक है। जॉ बोन की कप लाइक सॉकेट की तरह ये एम्बेडेड होता है, लोअर पार्ट होता है ये, ठीक है। नेक जो है इट इज सराउंडेड बाय द गम, गम से ये सराउंडेड होता है। क्राउन जो है इट इज कवर्ड विद इनामल, जो कि बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। एनामल होता है, स्पेलिंग ध्यान रखना। क्राउन से जो होता है ये कवर्ड होता है इनामल से। देखो सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट यू हैव द क्राउन, एनामल, डेंटाइन। देखो आई राइट इट, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले क्राउन आया, क्राउन इज कवर्ड विद इनामल। इनामल के बीनीथ क्या होता है? इनामल के बीनीथ आता है डेंटाइन, ठीक है। इनामल जो होता है वो क्या, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। डेंटाइन जो है ये टूथ का बल्क होता है, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द टूथ डेंटाइन के अंदर होता है, डेंटाइन फॉर्म करता है।
डेंटाइन के नीचे भी एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है पल्प कैविटी। अब नाउ यू पीपल विल वंडर कि ये पल्प कैविटी होती क्या है एग्जैक्टली। सबके बारे में मैं एक बार एग्जैक्टली स्टार्टिंग बताती हूँ। क्राउन जो है इनामल से कवर्ड होता है, इट इज़ द अपर पार्ट, ठीक है, ये अपर पार्ट होता है। अब जो इनामल होता है, व्हाट इज इनामल? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हार्डेस्ट SUBS लिखा है, ठीक है, प्लीज समझ जाना। डेंटाइन जो है वो बल्क ऑफ टूथ बनाता है। अब अगर मैं पल्प कैविटी की बात करूं तो पल्प कैविटी कंटेन करती है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ द नर्व्स, और दूसरी जो चीज़ होती है इसके अंदर वो होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, देखो एनामल के नीचे डेंटाइन होती है, बल्क ऑफ टूथ बनाती है, और डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी होती है कंटेनिंग नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स, सेम चीज़ है सारा। नाउ वी कम टू अनदर साइड बॉक्स जो आपकी बुक में ही है, विच इज़ टूथ डीके। मोस्ट कॉमन टूथ प्रॉब्लम इज टूथ डीके। जब खाने के स्मॉल पीसेज ऑफ फूड ट्रैप हो जाते हैं टीथ के बीच में तो बैक्टीरिया जो हैं वो उन पर एक्ट करते हैं, और जब ये एक्ट करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे समझो, वैसे एसिड का नाम आप सभी सुनते रहते हो। तो एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि धीमे धीमे टीथ को डैमेज कर देता है, और इसको कहते हैं क्या है हम, टूथ डीके और डेंटल कैरीज, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जब एसिड प्रोड्यूस हो जाता है बैक्टीरिया के, पहले बैक्टीरिया एक्ट करेगा, फिर एसिड प्रोड्यूस होगा, अब एसिड डैमेज करने लगता है टीथ को स्लोली, इसको कहते हैं हम टूथ डीके और डेंटल कैरीज। बहुत बार क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सलाइवा, फूड और बैक्टीरिया जो है टीथ के ऊपर बनने लगता है खाना खाने के आधे घंटे के बाद, ठीक, उसके अंदर ही अंदर, यानी विदिन 30 मिनट्स ऑफ ईटिंग। इसको कहते हैं डेंटल प्लेक। डेंटल प्लेक क्या होता है, जब मिक्सचर ऑफ सलाइवा, फूड और बैक्टीरिया टीथ के ऊपर बनने लगता है विदिन 30 मिनट्स ऑफ ईटिंग, ऐसे याद करो, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है डेंटल प्लेक में, इससे क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड डीके ऑफ टीथ, जिससे क्या होता है बैड ब्रेथ एंड पेन। जो हार्डेंड प्लेक होती है, देखो एक तो ये नॉर्मल है डेंटल प्लेक, लेकिन जो हार्डेंड प्लेक होती है उसका नाम होता है टार्टर। टंग जो होती है, माउथ कैविटी के अंदर एक थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका नाम टंग होता है। टंग म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ भी प्रेजेंट होती है बॉडी में, वो उस चीज़ को जहाँ पे प्रेजेंट होती है उस चीज़ को मॉइस्ट रखती है हर वक्त। तो ये टंग में जब प्रेजेंट है तो ये टंग को मॉइस्ट रखेगी, ठीक है। इसके टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जिनसे क्या हेल्प होती है, फूड अलग अलग टेस्ट को डिस्टिंग्विश करने में, टेस्ट को डिस्टिंग्विश यानी डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होती है। टंग ऑल्सो हेल्प्स इन मूविंग द फूड। माउथ में जो खाना है उसको मूव करने में भी टंग हेल्प करती है। अब ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि टंग का क्या क्या फंक्शन है। नंबर 1 टेस्ट बर्ड होता है, ये पहला है। दूसरा ये है मूविंग द फूड, ठीक है, ये पता होना चाहिए। टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फेरिंग्स की बात करूं तो माउथ कैविटी जो है वो फेरिंग्स में लीड करती है। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जो हैं वो फेरिंग्स में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फेरिंग्स जो है फूड एंड एयर फ्रॉम माउथ एंड नोज टू द थ्रोट, फ्रॉम माउथ एंड नोज टू द थ्रोट। देखो, माउथ से फूड के लिए और नोज के लिए एयर, नोज फ्रॉम द नोज टू द थ्रोट, ये जो है ये कॉमन पैसेज है। अब देखो ये कैसे है, पहले तो ये समझ लो, फूड और एयर के लिए ये कॉमन पैसेज है। फूड के लिए कैसे, माउथ से, और एयर के लिए नोज से थ्रोट तक पहुंचाने के लिए, ठीक। ये एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है डिवाइडेड इनटू अपर, मिडिल एंड लोअर। आई विल टेक अ न्यू पेज एंड एक्सप्लेन इट टू यू। देखो 3 पार्ट्स में होता है मस्कुलर ट्यूब, वाइड मस्कुलर ट्यूब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर, मिडिल एंड लोअर। अब जो अपर पार्ट होता है, हर पार्ट का अलग अलग होता है। जो अपर पार्ट होता है उससे क्या पास होता है, उससे सिर्फ एयर पास होगी, ओनली एयर पासेस, ठीक है, इससे सिर्फ एयर पास होगी। दूसरा वाला जो होता है वो होता है मिडल पार्ट, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे मिडल लिख दे रही हूँ, ठीक है। मिडल पार्ट जो होता है इससे दोनों पास करते हैं, बोथ एयर एंड फूड।
तीसरा वाला जो होता है दैट इज द लोअर पार्ट। अब जो लोअर पार्ट है उससे क्या होगा, उससे सिर्फ और सिर्फ ओनली फूड पास करेगा, ठीक। अपर पार्ट ओनली एयर पासेस, मिडल से दोनों खाना पानी, सॉरी खाना पानी नहीं हवा और पानी, और लोअर पार्ट से ओनली द फूड पासेस, ठीक है। इस तरह से आप लिख लोगे, बुक में कहीं पे लिखना स्टिकी नोट लगा के, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट वेल। ये सेम चीज़ है जो मैंने इतना आपको पढ़ाया। इफ नाउ आई कम टू दी ईसोफेगस गलेट। फेरिंग्स जो है वो ईसोफेगस तक लीड करता है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस जो है, देखो आप कहीं कहीं मेरी स्लाइड्स में ये वाली देखोगे स्पेलिंग, ये स्पेलिंग भी सही है बट दूसरी इंग्लिश में, अगर हम इंडियन इंग्लिश की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है, जो आपकी बुक में दी गई। सो फॉलो दिस थिंग। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अबाउट 25 सेंटीमीटर लंबा है, एक्सटेंड करता है ये फ्रॉम द फैरिंग स्टमक से, सॉरी फैरिंग से लेके स्टमक तक वो एक्सटेंड करता है। फूड जो है वो फैरिंग से पास करता है ईसोफेगस में, जिसके बाद सीरीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से वो मूव करता है, नॉट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की सीरीज से जो खाना है वो मूव करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से वो मूव नहीं करते। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो ऊपर से जो नीचे जाता है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट नो, इट इज़ ड्यू टू सीरीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। जो मसल्स हैं एक दूसरे के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक वेव लाइक मोशन में, जिसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट की तो यहाँ पे फूड आया, फिर ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो खाना और नीचे आ गया। अब ये वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई, देखो ये वाली, तो खाना यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। और इसमें एक कीवर्ड था जो मैं आपको अलग से बताना भूल गई, यस, वेव लाइक मोशन एक कीवर्ड है। नाउ लेट्स कम टू स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर सिचुएटेड है। ये फूड को चबाता है, चबाना नहीं, चर्न करता है, ब्रेक डाउन करता है और इसको डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स करता है, और उसके बाद ये फर्दर डाइजेशन के लिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन कर देता है। स्टमक के अपर एंड में ईसोफेगस होता है और लोअर एंड जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अपर एंड ईसोफेगस, लोअर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्टमक वॉल्स जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करती हैं। स्टमक की जो इनर लाइन है वो लाइंड इनर वॉल है, इट इज लाइंड बाय मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये लाइंड है। स्टमक की जो इनर वॉल है वो बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से लाइंड अप है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि रिच होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। एक कंसेप्ट है वॉमिटिंग का, ठीक है, साइड बॉक्स में, सो अगेन इंपॉर्टेंट। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, जो हमारा स्टमक जो है वो फूड से ओवरफिल होता है, तो स्टमक की जो अपर एंड होती है, ओपनिंग होती है अपर एंड में, अपर एंड में कौन सा पार्ट होता है, ईसोफेगस, ठीक है, वो खुल जाता है ड्यू टू, ओपन हो जाता है ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से थ्रोइंग आउट ऑफ कंटेंट्स, माउथ के थ्रू जो कंटेंट्स खाना अंदर होता है वो बाहर चला जाता है, थ्रो आउट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं वॉमिटिंग। ओपन होने का मतलब ये वाली जो एंड है ये खुल जाती है, ये ओपन हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो थ्रोइंग आउट ऑफ फूड हो जाएगा, खाना जो है वो बाहर निकलने लगेगा थ्रू दी माउथ। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब जो कि एब्डोमेन में फोल्डेड होती है, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम जो कि एंटीरियर पार्ट है, जेजूनम जो कि मिडिल पार्ट है, और इलियम जो कि पोस्टीरियर पार्ट है। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो पिछला जो स्टमक था हमने पढ़ा, उसकी जो इनर वॉल थी उसमें क्या थे, उसमें थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यस, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे होते थे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर वॉल है उसमें बिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम विलाई कहते हैं, वो प्रेजेंट थी। अब जो ये विलाएँ हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज क्यों करती है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये एक बहुत ऐसा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जो आता रहता है एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये MCQ में आ सकता है, तो ये इसलिए ये पता होना चाहिए। सिंगुलर विलाय जो है ये प्लूरल है, सिंगुलर होता है विलस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, डुओडेनम, जेजूनम, इलियम। 1 मिनट मुझे दो, मैं अभी आपको
रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये रीजन होता है, अगर हम एक विलस यानी एक सिंगल विलाय, सॉरी विलाय बोलना गलत हो जाएगा, इसका सिंगुलर विलस होता है, ठीक है। इसका मैग्नीफाइड व्यू देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से, ठीक है। दिस इज आर द थिंग्स विलाय, और ये पूरा इमेज जो है इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ ही इंक्लूड करते हैं रेक्टम और एनस को, बट एनस जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लीड करती है, जिसका वाइडर डायामीटर होता है पर लेंथ में ये छोटी होती है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। स्पेलिंग का ध्यान रखना। रेक्टम एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि एनस के आउटसाइड ओपन होता है थ्रू द एनस, एनस के थ्रू आउटसाइड बाहर की तरफ ओपन होता है। 3 पार्ट्स आर सीकम, कोलन एंड रेक्टम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से आई विल टीच टिल हेयर ओनली आज की इस वीडियो में। बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम पढ़ रहे होंगे अगली वीडियो में, और जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। एनी डाउट्स डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दे आर देयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.